अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम लोग करने जा रहे हैं सेकेंड ईयर फिजिक्स चैप्टर नंबर 15, जो कि फिजिक्स की बुक का हमारी फर्स्ट चैप्टर है। चैप्टर नंबर 15 ग्रेविटेशन। ठीक है, ग्रेविटेशन बहुत ही इजी सा चैप्टर है हमारे पास। इंशाल्लाह मैं आपको टॉपिक बाय टॉपिक समझाऊंगा, आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी। तो फिजिक्स को समझने के लिए अपने इस टीचर को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। इससे पहले मैंने फिजिक्स के ऑल द फॉर्मेटिव टॉपिक्स की वीडियोस बना चुका हूँ, वो भी आप लोग देख सकते हैं। और मजीद इंफॉर्मेशन के लिए और पीडीएफ्स के लिए आप मेरा चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, व्हाट्सएप चैनल। जो आप लोग जाएंगे डिस्क्रिप्शन में, वहां पर आप लोग को लिंक मिल जाएगा चैनल का, तो वो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं वहां से, ताकि आपको हर पीडीएफ वहां मिल जाएगी। जिस तरह हमारे पास फॉर्मेटिव टॉपिक्स की होगी, हमारे पास एक्सरसाइज क्वेश्चंस की जो पीडीएफ होती है वो होगी, वो सब आपको वहां मिल जाएगी। ठीक हो गया, क्योंकि आपको पता है ज्यादातर लोग एक्सरसाइज क्वेश्चन नहीं कराते, उसमें टाइम बहुत लगता है। तो उनकी पीडीएफ मैं आपको शेयर कर दूंगा, वो आप लोगों ने आकर ग्रुप से ज्वाइन कर लेना है और आप लोगों को वहां पर मिल जाएगी इंशाल्लाह। तो स्टार्ट करते हैं बिला ताखीर अपने इस चैप्टर को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर का नाम है ग्रेविटेशन। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ग्रेविटेशन होती क्या है। ये छोटे से नोट्स बनाए हुए हैं मैंने, अगर आप भी बना रहे तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा आपके लिए। चैप्टर नंबर 15 ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन होता क्या है? द नेचुरल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट्स इन द यूनिवर्स ड्यू टू देयर मैसेज। ये छोटी सी डेफिनेशन मैंने लिखी है ग्रेविटेशन की। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि किसी बॉडी के मास की वजह से जो वो फोर्स अप्लाई करता है दूसरी बॉडी के ऊपर, उसको हम क्या कहते हैं? ग्रेविटेशन। क्या कहते हैं जी? ग्रेविटेशन। ठीक हो गया, इतनी सी बात थी। ग्रेविटेशन ये चीज होती है ग्रेविटेशन। अब ग्रेविटेशन को किसने इंट्रोड्यूस करवाया था, ये हमें पता होना चाहिए। ग्रेविटेशन इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय सर आइजैक न्यूटन। इसको न्यूटन ने क्या किया था? इंट्रोड्यूस किया था। कब? इन 1687 इन हिज फेमस बुक। अब उसकी एक बुक भी थी, फेमस बुक थी, ठीक है, जिसका नाम था प्रिंसिपिया मैथमेटिका। ठीक हो गया, ये उसकी फेमस बुक थी प्रिंसिपिया मैथमेटिका। और उसने इसके अंदर उसको इंट्रोड्यूस कराया था। कब? 1687 में। ठीक हो गया, और उसका नाम क्या था? सर आइजैक न्यूटन। ये तो सबको पता ही होगा ज्यादातर। तो इसकी हिस्ट्री का ये मेरा मकसद बताने का ये है, ताकि बच्चों को पता हो कि इसका बैकग्राउंड क्या है। ठीक है, अब ये ग्रेविटेशन किस ब्रांच ऑफ फिजिक्स में से है? इसकी ब्रांच क्या है? ये कौन सी टाइप ऑफ फिजिक्स में से है? तो ये है, इट इज इंक्लूडेड इन द ब्रांच ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स। ये किसकी ब्रांच में से है? ये ब्रांच में से क्लासिकल मैकेनिक्स की ब्रांच में से है। अब क्लासिकल मैकेनिक्स क्या होती है? स्पेशली अंडर मैकेनिक्स, यानी मैकेनिक्स की एक ब्रांच है क्लासिकल मैकेनिक्स, उसमें से इसको हमने लिया है। और मैकेनिक्स होता क्या है रियल में? स्टडी ऑफ द मोशन एंड द फोर्सेस। किसी भी मोशन की स्टडी या फोर्सेस की स्टडी को हम क्या कहते हैं? मैकेनिक्स कहते हैं। ये आप लोगों ने पढ़ा होगा क्लास 9th में, सब की डेफिनेशंस लिखी हुई थी, उनमें मैकेनिक्स भी एक थी, स्टडी ऑफ द मोशन एंड द फोर्सेस। तो ये चीज थी हिस्ट्री, ये चीज थी ब्रांच ऑफ फिजिक्स, ये थी ग्रेविटेशन की डेफिनेशन। उम्मीद आपको समझ में आ गई होगी, बहुत इजी वे में मैं आपको समझा रहा हूँ, तो जरूर समझ आएगी इंशाल्लाह। ठीक हो गया, अब हम लोग चलते हैं टॉपिक नंबर 15.1 की तरफ। टॉपिक में क्या कहता है वो? सबसे पहले टॉपिक का नाम देख लें तो न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन। अब न्यूटन ने यूनिवर्सल ग्रेविटेशन यानी ग्रेविटेशन का जो लॉ था, उसमें बोला क्या था, वो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। उसका रिलेशन डिराइव करना है और उसके बाद असाइनमेंट करेंगे। ठीक हो गया, तो उसने क्या बोला था? स्टेटमेंट मैंने लिख लिया ताकि टाइम जाया ना हो। एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर ऑब्जेक्ट विद अ फोर्स। उसने बोला है कि हर एक ऑब्जेक्ट यूनिवर्स में, हर एक ऑब्जेक्ट जो है हर दूसरे ऑब्जेक्ट को क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। ठीक है, एक फोर्स के साथ। हर एक ऑब्जेक्ट यूनिवर्स के ऊपर हर दूसरे ऑब्जेक्ट को क्या करता है? अट्रैक्ट करता है एक फोर्स के साथ। अब वो फोर्स किस तरह निकालेंगे हम जिससे वो अट्रैक्ट करता है? दैट फोर्स विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैसेज। अब वो जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उनके
यानी उनका जो रिलेशन है वो डायरेक्ट है उनके मैसेज के प्रोडक्ट्स के साथ। अगर हम दो बॉडीज ले लें, एक का मैस m1 हो, एक का मैस m2 हो, तो फोर्स किस तरह होगी? फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 मल्टीप्लाइड बाय m2 एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? उनके दरमियान जो डिस्टेंस है। अगर हम डिस्टेंस r ले लें, उसका स्क्वायर लेके उसको हम लोग इनवर्सली प्रोपोर्शनल लिखें एफ के, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगी? फोर्स आ जाएगी। अब डिराइव कर लेते हैं। ठीक हो गया, ये मैंने फिगर बना ली है, ये भी आपने बना लेनी है। आप लोग को अगर पेपर में आ जाए ये क्वेश्चन, तो इस तरह अगर लिखेंगे तो आपको ऐसा हो ही नहीं सकता कि पूरा नंबर ना मिले। ठीक हो गया, तो अब फिगर मैंने बना ली है, m1 ये m2 ये r, डिस्टेंस दरमियान में इनके, ठीक है, इनके दरमियान में जो डिस्टेंस है वो r है। और ये डिस्टेंस अब ये यहाँ से नहीं लेना, ठीक है, इनके सेंटर ऑफ मैसेज से ये डिस्टेंस लेना है, ठीक है, क्योंकि अब फोर्स जो अप्लाई होती है वो यहाँ से मिडल से अप्लाई होती है, ठीक है। तो डिस्टेंस जो लेना है वो सेंटर ऑफ मैसेज से लेना है। और फोर्स F1 जो है वो राइट की तरफ जा रही है, यानी इस तरफ अप्लाई हो रही है, इस M2 के ऊपर अप्लाई हो रही है, ठीक है। और F2 जो है वो इस तरफ अप्लाई हो रही है, ठीक है। ये ऑपोजिट डायरेक्शंस हैं, तो इन फोर्सेस के साथ नेगेटिव साइन लगता है, वो भी आगे जाकर डिस्कस करेंगे। अब एक्सप्लेनेशन में आपने क्या लिखना है? सबसे पहले आपने लिखना है कि कंसीडर, हमने दो बॉडीज ली है ना, तो सिंपल वर्ड्स में लिख देना कंसीडर टू बॉडीज ऑफ मैसेज M1 एंड M2। ठीक हो गया, ऑफ मैसेज M1 एंड M2, ठीक है। दो बॉडीज हमने कंसीडर कर ली, M1 और M2, विद डिस्टेंस R बिटवीन देम। ठीक हो गया, R बिटवीन देम। ठीक हो गया, जो चीज मैंने बनाई है वो चीज मैंने लिख दी है। ठीक हो गया, उसके बाद आपने क्या करना है? सिंपली लिखना है। हमने क्या निकालनी है? फोर्स निकालनी है, तो फोर्स के बारे में लिखना है। देन द फोर्स, अब फोर्स कौन सी थी? ग्रेविटेशन थी, तो हम लिख लेंगे फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन इज गिवन एज। अब हमने फोर्स निकालनी है, तो हमने कहाँ जाना है? डेफिनेशन की तरफ। डेफिनेशन में उसने क्या बोला था कि जो फोर्स है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैसेज। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। पहले आप लोग यहाँ पर हेडिंग दे डेरिवेशन की, ठीक है, डेरिवेशन की हेडिंग देंगे तो एग्जामिनर के लिए क्लियर हो जाएगा। डेरिवेशन की हेडिंग दें, उसके बाद लिखें कि एफ जी, हम लोग क्या निकाल रहे हैं? फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। उसने वो क्या बोला है? इक्वल का साइन नहीं आएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अभी हम लगा रहे हैं। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैसेज। M1 को मल्टीप्लाई कर दो M2 से, उसने ये बोला, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मैसेज। ठीक हो गया, एक बात उसने ये कर दी। अगली बात क्या की है? एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स। इसका मतलब है हमने इनवर्सली प्रोपोर्शनल करना है डिस्टेंस को, लेकिन उसका स्क्वायर भी लेना है। यही बात है, ये होगी 2। अब हमने क्या करना है? कंबाइन कर देना है इन दोनों इक्वेशंस को, क्योंकि हम लोग फोर्स निकाल रहे हैं, तो इन दोनों को कंबाइन तो करना ही पड़ेगा। कंबाइनिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। ठीक हो गया, अब इनको कंबाइन जब हम करेंगे तो हमारे पास ये क्या फॉर्म बन जाएगी? ये बन जाएगी एफ जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M1 मल्टीप्लाइड बाई M2, डिवाइड में क्या आ जाएगा? R का स्क्वायर। ऐसी बात है, ठीक है, कोई मुश्किल बात मैंने अभी तक नहीं की। अब प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को आपको पता है, हम लोग रिप्लेस करते होते हैं हमेशा किसी ना किसी कांस्टेंट के साथ। तो यहाँ पर कांस्टेंट, हम लोग ग्रेविटेशन की बात कर रहे हैं, तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हमारे पास क्या आ जाएगा जी? जी आ जाएगा। जी आ गया हमारे पास ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और बाकी की वैल्यू हमने उसी तरह लिख देनी है। ठीक हो गया जी, इतनी बात समझ में आ गई। अब जी है तो आ गया, जी को हम लोग बोलते क्या है? जी को हम बोलते हैं यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन। इसकी वैल्यू हमारे पास क्या होती है? वैल्यू आपको हमेशा याद रहनी चाहिए, 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक हो गया, ये इसकी छोटी सी एक वैल्यू होती है, ये आपको याद रहनी चाहिए। अब एफ जी का कॉन्सेप्ट तो हमने निकाल लिया, ठीक है। अब मैंने बताया था कि इनकी डायरेक्शंस ऑपोजिट हैं, तो उनका भी एक कॉन्सेप्ट होता है, लेकिन उससे पहले बुक पे एक और चीज लिखी है, आपको हर एक चीज समझानी। ये उसने लिखा हुआ है कि जो हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स है वो इनवर्सली रिलेटेड है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस से। स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस से इनवर्सली रिलेटेड है, यानी अगर हम लोग
इसको 2 टाइम्स करेंगे, यानी अगर हम लोग इसको डबल कर देंगे, ऐसी बात करो ना, यानी इसको मैं यहाँ पर समझाता हूँ। एफ जी है, ठीक है जी, GM1 M2 है जी, ठीक है जी। अब हमने इसको डबल कर दिया, आर को हमने 2R कर दिया, यानी 2R के ऊपर स्क्वायर आ गया, तो एफ जी क्या आ जाएगा हमारे पास, GM1 M2 डिवाइडेड बाय 4R का स्क्वायर। ऐसी बात है, यानी अगर हम इसको 2 से इंक्रीज करेंगे तो हमारे पास फोर्स कितने से रिड्यूस हो जाएगी, 4 से, ठीक है, 4 के फैक्टर से रिड्यूस हो जाएगी, यानी कितनी हो जाएगी, 1/4 हो जाएगी। इसको हम यूं भी लिख सकते हैं ना, GM1 M2 डिवाइडेड बाई आर का स्क्वायर, यूं भी लिख सकते हैं। इसका मतलब वो 1/4 के फैक्टर से क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इस तरह अगर आप यहाँ पर 3 लिख लें तो 1/9 आ जाएगा, 4 लिख लें तो 1/16 आ जाएगा। इस तरह ये स्क्वायर के फैक्टर से रिड्यूस होती जाती है। ये बात उसने डिस्कस की है, ग्राफ उसने बनाया हुआ है, यानी उसने यूं ग्राफ बनाया हुआ है कि यहाँ पर अगर हम लिख लें 2 लिख लें, ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1/4, यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। अब ये नीचे की तरफ जाएगा, यानी अगर आप लोग 1/2 को यहाँ पर ले लें और यहाँ पर ले लें 1/4 को ले लें, मैं बड़ी वैल्यूज को लेती जाऊँ तो ये इस तरफ इंक्रीज करता जाएगा, और यहाँ पर 2 ले लें, यहाँ पर 4 ले लें, तो ये जो ग्राफ है ये इस तरफ क्या करता जाएगा, डिक्रीज करता जाएगा। यहाँ पर 1/9 ले लें, ठीक हो गया जी, तो ये इस तरफ जाता जाएगा। क्यों, क्योंकि वैल्यूज जो होती हैं वो कम होती जा रही हैं, ठीक है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने ग्राफ किस तरह बनाया हुआ है, ठीक हो गया। तो जो लास्ट बात मैंने डिस्कस करनी थी इसमें वो ये थी कि अब फोर्स F1 जो अप्लाई हो रही है वो मैस 2 के ऊपर अप्लाई हो रही है, यही बात है। फोर्स F2 जो अप्लाई हो रही है मैस M1 के ऊपर अप्लाई हो रही है, यही बात है। इनकी डायरेक्शन ऑपोजिट है, यानी एक के साथ नेगेटिव का साइन आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिखिए, अगर आप फोर्स फोर्स अप्लाइड ऑन मैस M1 M2, पहले आप लिख लें M2 बाय M1 इज गिवन बाय F, अब जिसके ऊपर अप्लाई हो रही है वो पहले आ जाएगा F21, ठीक हो गया। इसी तरह आपने लिखना है फोर्स अप्लाइड ऑन मैस M1 बाय M2 इज गिवन बाय F12, जिसके ऊपर अप्लाई हो रही है वो पहले लिखना है, ठीक है। क्योंकि ये दोनों ऑपोजिट फोर्सेज हैं, एक राइट साइड पे जा रही है एक लेफ्ट साइड पे जा रही है, तो आपने लिखना है F12 इज इक्वल टू नेगेटिव F21, ठीक हो गया। ये हमारे पास ये चीज, इतना आपने पूरा जो है ना ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है, अगर ये पेपर में आ जाए तब आपको पूरे नंबर जो है मिल जाएंगे, ठीक हो गया। इसमें कोई मुश्किल बात नहीं थी, कोई भी मुश्किल आपको चीज लगी हो आप लोग पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन आपके लिए अवेलेबल है। अब हम लोग चलते हैं अपनी सेल्फ असेसमेंट एक्सरसाइज, जो हमारे पास असाइनमेंट एक्सरसाइज है 15.1 उसकी तरफ, ठीक हो गया जी। असाइनमेंट 15.1 का क्वेश्चन है द मास ऑफ द अर्थ इज। सबसे पहले तो आपको पता है कि हम लोग लिखते होते हैं गिवन। मेथड ये होता है न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का कि सबसे पहले आपने लिखना है गिवन। मास ऑफ द अर्थ गिवन है, उसको हम ME से प्रेजेंट कर देते हैं 6 × 10⁻24 kg, ठीक हो गया। दूसरी चीज क्या गिवन है, दैट ऑफ द मून इज। अब मास ऑफ द मून भी गिवन है, उसको हम MM से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, वो है 7.4 × 10⁻22 kg, यही बात है। विद अ डिस्टेंस ऑफ, डिस्टेंस भी आ गया जिसको हम R ले लेते हैं, डिस्टेंस आ गया 3.84 इंटू 10⁻5 किलोमीटर। आपको पता है हम लोग डिस्टेंस को मीटर्स में सॉल्व करते होते हैं, इसको मीटर्स में अगर हम कन्वर्ट करें तो मीटर, किलो की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, 10⁻3 होती है किलो की वैल्यू, और मीटर साथ वैसे ही, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा 3.84 इंटू 10⁻8 मीटर, ठीक हो गया। ये कन्वर्जन आपको आनी चाहिए बहुत ही अच्छे से, अगर नहीं आती तो मैंने आपके सामने की है, किलो की वैल्यू खाली पुट की है और पावर्स ऐड कर दी है। अब हमने आगे क्या गिवन है जी, कैलकुलेट द फोर्स एक्सर्टेड बाय अर्थ ऑन द मून। सिंपली फोर्स कैलकुलेट करनी है, तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं रिक्वायर्ड चीज क्या है, रिक्वायर्ड हमारे पास क्या आ जाता है जी, कैलकुलेट द फोर्स एक्सर्टेड बाय द अर्थ ऑन द मून। फोर्स हमने कैलकुलेट करनी है बाय अर्थ ऑन द मून, ऑन द मून। ये
अर्थ के ऊपर अप्लाई हो रही है, ये मून के ऊपर अप्लाई हो रही है, तो हम लोग ME लिख लेंगे। ठीक हो गया। जिसके ऊपर अप्लाई हो रही होती है वो पहले लिख देते हैं और जो अप्लाई कर होता है वो बाद में लिख देते हैं। ऐसी ही बात मैंने आपको बताई थी। जिसने लेक्चर नहीं सुना वो सुन ले एक बार, बहुत ही काम का लेक्चर है। नोट्स बनवा रहा हूँ मैं, सही सही बना ले, आपके लिए फायदा है। इसका सोल्यूशन हमारे पास क्या आ जाएगा? सिंपली एज वी नो दैट हमारे पास जो फॉर्मूला क्या होता है, हमने फाइंड करना है FME, तो उसके लिए फॉर्मूला है GME और MM डिवाइडेड बाय R का स्क्वायर। तो सिंपली आपने इसमें वैल्यूज पुट करनी है और हमारा आंसर आ जाएगा। तो G की वैल्यू क्या होती है हमारे पास? 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये आगे G की वैल्यू। मास ऑफ अर्थ हमारे पास क्या है जी? मास ऑफ अर्थ है 6 इंटू 10⁻24 केजी। और मास ऑफ मून क्या है जी? वो है 7.4 इंटू 10⁻22 केजी। ठीक हो गया। ये डिवाइड हो जाएगा R का स्क्वायर से 3.84 इंटू 10⁸ मीटर, इसका होल का आ गया स्क्वायर। ठीक हो गया। ऐसी ही बात है। अब मैं इसको आपको स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेटर से सॉल्व करके दिखाता हूँ। ठीक हो गया। पहले हमने वैल्यू पुट करनी है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 मल्टीप्लाइड बाई 6 इंटू 10⁻24। इन दो चीजों को हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आया 4.002 इंटू 10⁻14। इसको हमने मल्टीप्लाई करना है 7.4 इंटू 10⁻22। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2.96। ये हमारे पास क्या आ जाएगा? 2.96 इंटू 10⁻37। अब आपको मैं यूनिट से मल्टीप्लाई करके दिखाता हूँ। केजी क्या हो जाएगा? केजी का स्क्वायर, यानी केजी के ऊपर वैल्यू आ जाएगी 2 और ये -2 है। जब मल्टीप्लाई हो रही होते हैं तो पावर जेड हो जाती है। -2 और 2 जीरो हो जाएगा, जीरो के क्या होता है 1 होता है, तो ये सारी क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएंगी। ठीक हो गया। ये पावर्स यानी जो यूनिट्स होती हैं उनको सॉल्व करने का तरीका होता है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? न्यूटन मीटर स्क्वायर आ जाएगा। न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइड में हमारे पास इसका हम लोग ले लेते हैं स्क्वायर। तो ब्रैकेट में लिखेंगे 3.84 इंटू 10⁻8 लिखेंगे, उसका हम लोग ले लेंगे जी स्क्वायर। तो ये हमारे पास बन जाएगा 1.47 इंटू 10⁻17। पीछे मीटर स्क्वायर था, मीटर स्क्वायर से काट गया। हम देखें फोर्स की वैल्यू हम निकाले थे, न्यूटन का यूनिट आ गया। ठीक है। FME इज इक्वल्स टू, ये इट एम्प्लाइज टू का साइन डाल लिया करें। अब हम लोग सिंपली इसमें सारी वैल्यूज पुट कर देते हैं। 2.96 इंटू 10⁻37 डिवाइड में क्या है? 1.47 इंटू 10⁻17। तो ये हमारे पास आ गया है आंसर 2.01 इंटू 10⁻20 न्यूटन। ठीक हो गया। ये हमारे पास वो फोर्स है जो अर्थ अप्लाई कर रहा है मून के ऊपर इतने डिस्टेंस पर। ठीक है। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। दूसरा क्वेश्चन है जी सिंपल, इसका आंसर है, कोई मुश्किल नहीं है, आपको ही पता है इसका आंसर क्या होना है। इसका आंसर ये होना है, आपने लिखना है आंसर Why do we say that gravitational law is a universal law? क्यों है यूनिवर्सल लॉ? बिकॉज आपने सिंपली लिखना है बिकॉज इट इज applied on all the bodies of the universe, on all the bodies of the universe। अब आप अगर इसको एक्सप्लेन करना चाहें तो इस तरह लिख सकते हैं कि वी से दैट ग्रेविटेशनल लॉ इज अ यूनिवर्सल लॉ बिकॉज it is applied on all the bodies of the universe that has a suitable mass because they attract each other with a significant force। ठीक है। इस तरह का आंसर आप लोग अपने आप से बना सकते हैं, इंशाल्लाह आपको पूरा नंबर ही मिलेंगे, टेंशन आपने नहीं लेनी। तो यहाँ तक था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी बहुत ही अच्छे से। अगर समझ आई हुई तो वीडियो को लाइक जरूर करते जाना। बाकी अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।